बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमात-ए-इस्लामी हिंद के सीनियर लीडर्स, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर मोहम्मद सलीम साहब और नेशनल सेक्रेटरी मौलाना शफ़ी मदनी साहब एड्रेस करेंगे। इसमें जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ इस वक्त इम्पॉर्टेंट बर्निंग इश्यूज़ जो हैं अपने मुल्क में, उसके बारे में आपको ब्रीफ किया जाएगा। वो इश्यूज़ हैं, आसाम में अभी 28 मुस्लिम्स को डिटेंशन कैंप में भेजा गया है, ये कह के कि फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने उनको फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया है इस बुनियाद पर। दूसरा इशू जो है कि अरुणाचल में अगरतला में जो है रानी बाज़ार में, वहाँ पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ जिस तरह से एंटी मुस्लिम वायलेंस हुआ है और उसमें पुलिस के सामने हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उसको लेकर के यहाँ पर बात की जाएगी। तीसरा जो इशू है बुलडोज़र इनजस्टिस, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट्स में अपने कहा है कि जो किसी भी अक्यूज्ड का, इवन कन्विक्ट का भी मकान नहीं गिराया जा सकता है विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो उसके बारे में भी यहाँ पर आपको ब्रीफ किया जाएगा। और दूसरा हेट स्पीचेस, अभी महाराष्ट्र में एक रिलीजियस लीडर हैं, उनका नाम है रामगिरी महाराज। उन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है बहुत नाजेबा, बहुत ऑब्जेक्शनेबल बातें कही हैं वो। और दूसरा एक एमएलए हैं नारायण राणे जो है उनका बेटा, उसने ये कहा है कि हम मुसलमानों को घरों में घुस के मारेंगे, उनकी मस्जिदों में घुस के मारेंगे। इस तरह के उसने बयानात दिया जो बहुत प्रोवोकेटिव हैं और समाज के लिए बहुत ख़तरनाक बातें हैं। चलूँ इस सिलसिले में आप डिस्कशन होगा, तो मैं अब रिक्वेस्ट करूँगा इंजीनियर सलीम साहब से कि वो आपको ब्रीफ करें इस मैटर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सभी पत्रकार साथियों, बहनों और भाइयों का हम जमात-ए-इस्लामी हिंद के हेडक्वार्टर में अपनी इस मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। जैसा कि हमारे मीडिया डिपार्टमेंट के असिस्टेंट सेक्रेटरी खलीक साहब ने आपको बताया कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने 4 इश्यूज़ को शामिल किया है और उनमें एक इशू तो आसाम में जो डिटेंशन कैंप्स में लोगों को भेजा जा रहा है और फॉरेन ट्रिब्यूनल के सिलसिले में जो चीज़ें कार्रवाइयाँ चल रही है वहाँ पर जमात उस पर क्या सोचती है, इस पर हमारे नेशनल सेक्रेटरी शफ़ी मदनी साहब बाद में तफसील से डिटेल में बताएंगे। दूसरे जो इश्यूज़ हैं उसमें हम ये समझते हैं कि हेट क्राइम्स, जब से ये नई सरकार बनी है उसके बाद से हम समझ रहे थे कि अब शायद इलेक्शन ख़त्म हो गया है और माहौल सेटल हो रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि हेट क्राइम्स में कमी आने के बजाय बराबर हेट क्राइम्स बढ़ते जा रहे हैं। और ये हेट क्राइम्स आप देख रहे हैं कि त्रिपुरा में, रानी बाज़ार में और हरियाणा में चरखी दादरी में, और यहाँ तक कि ये छत्रपति संभाजी नगर में और सुल्तान शेख इन पुलम्बारी तहसील संभाजी नगर, और ट्रेन में एक 72 साला बुज़ुर्ग अशरफ मनियार, हाजी अशरफ मनियार के साथ जो हुआ वो वीडियो आप सब ने देखा होगा। ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सामने आई हैं, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा घटनाएं देश में हो रही हैं और ऐसा लगता है कि कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि वो कानून से ऊपर हैं और जो इतने बेखौफ हैं कि उनको न कानून का डर है न एडमिनिस्ट्रेशन का डर है, और बराबर जहाँ चाहते हैं कभी गाँव विजिलेंट गौ रक्षा के नाम पर और कहीं किसी भी बहाने से विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय को या उसके लोगों को निशाना बनाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि सरकार उस पर खामोश है, चुप है, और ऐसा लगता है कि इन तत्वों को, ये जो एंटी सोशल और एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं जो अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, इनको पॉलिटिकल पैटर्नेज, एक संरक्षण हासिल है ऐसा लगता है। इसके बिना इनके हौसले इतने नहीं बढ़ सकते। ये देश के लिए बड़ी चिंता की बात है और हम समझते हैं कि हमारी जुडिशरी को
इस पर बहुत संज्ञान लेना चाहिए। और ये एक तो देश में जो कानून व्यवस्था को बनाने की जिम्मेदारी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की है। आखिर ये कौन लोग हैं जो कानून हाथ में ले रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो किसी को भी मुजरिम करार देकर और ख़ुद ही सज़ा दे रहे हैं? लोगों के साथ मारपीट और हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। तो ये ख़ुद हमारे देश के कानून, संविधान, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली एजेंसीज़ का अपमान है एक तरह से, कि ऐसे लोग जो कानून हाथ में लेकर और देश में अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। तो हमारी सरकार से भी और ख़ास तौर से जुडिशरी से, आप साथियों से भी ये गुजारिश है कि आप इस तरह की चीज़ों को इस तरह समाज में ले जाएं कि सरकार पर भी दबाव बने और जुडिशरी भी अपनी जिम्मेदारी और दायित्व निभाए। दूसरा इशू बुलडोज़र इनजस्टिस का है, जो देश में बराबर चल रहा है और पिछले कुछ सालों से, 2-3 सालों से जिस तरह से बुलडोज़र का कल्चर बढ़ रहा है देश में, ऐसा लगता है कि ये बुलडोज़र जो है एक तरह से नफ़रत का बुलडोज़र साफ तौर पर नज़र आता है। और ये बुलडोज़र बहुत सेलेक्टिव नज़र आता है, एक ख़ास किस्म के लोगों को निशाना बनाता है। और दूसरा ये कि अभी सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने एक पिटीशन पर अपना ऑब्जर्वेशन दिया है और वो ऑब्जर्वेशन का हम वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि 17 सितंबर को जब फैसला आएगा तो ऐसी गाइडलाइंस पूरे देश के लिए बनाने की बात कही जाएगी कि जिसमें किसी का भी घर बुलडोज़ करने से पहले जो कानूनी प्रक्रिया है, वो कानूनी प्रक्रिया पूरी किए बगैर आप किसी का घर नहीं गिरा सकते। दूसरी बात ये है कि बुलडोजिंग को क्राइम से जोड़ना, ये एक बहुत ख़तरनाक रुझान है जिसकी तरफ हमारी सरकारें और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो बढ़ रहा है कि किसी भी आदमी को कोई इल्ज़ाम लगाकर कि उन्होंने फ़लाँ जगह ये क्राइम किया या इस क्राइम में उनका हाथ हो सकता है, ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाकर आप बग़ैर तहकीक के, बग़ैर उसके घर को ढा देते हैं। और फिर कहते ये हैं, जिक्र करते हैं क्राइम का, अपराधी होने का इल्ज़ाम लगाया था, और फिर कहते हैं कि हमने कानून के मुताबिक जो है बुलडोजिंग किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको साफ तौर पर कहा है कि इवन किसी का क्राइम साबित भी हो जाए तो भी आप बुलडोजिंग या किसी का घर या मकान या कोई भी इमारत ढहाने की जो कानूनी प्रक्रिया है उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। क्राइम से उसका कोई संबंध नहीं है। तो ये बहुत एक अच्छी ऑब्जर्वेशन जो सुप्रीम कोर्ट ने दी है, इससे कुछ उम्मीद पैदा हुई है, हम इसका वेलकम करते हैं और उम्मीद है कि हमारी उच्चतम न्यायालय जो है वो पूरे देश में इस तरह की दिशा निर्देश और गाइडलाइन जारी करेंगे जो ये बुलडोजिंग का कहर और बुलडोजिंग का जो एक खौफ पैदा किया जा रहा है और ख़ास तौर से कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, तो ये बहुत ही ख़तरनाक रुझान है। जमात इस्लामी हिंद पहले भी इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती रही है और आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी इस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें। नफ़रती बयानों और नफ़रती भाषणों का सिलसिला भी रुका नहीं है बल्कि बढ़ता जा रहा है। हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बयान दिया गया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, बहुत ही अपमानजनक बयान दिया गया। और इसी तरह महाराष्ट्र के एक राजनेता जो एमएलए भी हैं और जो संविधान की शपथ लिए हुए हैं, उनके बयान, नफ़रत वाले बयान जो है वो सामने आ रहे हैं। इसी तरह से और भी जगह पर, चाहे वो आसाम और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, पिछले दिनों आपने देखा कि किस तरह के समाज में नफ़रत फैलाने वाले और बांटने वाले बयान उनके सामने आ रहे हैं। तो ये इस देश के लिए, हम सब के लिए एक चिंता की बात है कि जबकि पूरा कानून मौजूद है नफ़रती बयानों के ख़िलाफ़, लेकिन इस पर कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। और ये कि हमारी जो अदालतें हैं और हमारी जो जुडिशरी है, उसको हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि इस पर साफ़ तौर पर फ़ैसले मौजूद हैं
कि नफ़रत फैलाने वाले, नफ़रत का भाषण और बयान देने वाले, समाज को बांटने वाले जो बयान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो कार्रवाइयाँ होती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। तो हम समझते हैं कि ये कार्रवाइयाँ अगर नहीं होंगी ऐसे लोगों पर तो ये सिलसिला और बढ़ेगा। और ख़ास तौर से आइंदा कुछ महीनों के बाद कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं और हम देख रहे हैं कि ये घटनाएं उन्हीं राज्यों में ज़्यादा हो रही हैं या उनके आसपास जहां जिनमें ये चुनाव होने वाले हैं। तो ये भी एक चिंता की बात है कि इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए और कम्युनल पोलराइजेशन पैदा करने के लिए बांटकर समाज में नफ़रत फैलाकर उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिशें जो की जा रही हैं, ये कोशिशें रोकी जानी चाहिए और इसमें मीडिया का भी और हम जैसी संस्थाओं का और विशेष रूप से जुडिशरी का जो रोल है और कानून व्यवस्था बनाने वाली जो एजेंसियां हैं उनका जो रोल है, कैसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ हों। जहाँ तक बुलडोज़र इनजस्टिस की बात हम कर रहे थे, उसमें हम ये भी डिमांड करते हैं कि जिन लोगों के मकान गिराए गए हैं उनको पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिन अफसरों के माध्यम से ये कार्रवाइयाँ हुई हैं उन अफसरों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। मैं अब हमारे नेशनल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद शफ़ी मदनी साहब से गुजारिश करूँगा कि आसाम में जो कुछ इस वक्त हो रहा है उस पर ज़रा आप हमारे मीडिया के साथियों को डिटेल में बताएं। हम सबको मालूम है कि अभी कुछ दिनों पहले आसाम में 28 मुसलमानों को, जो असम के बारपेटा के थे और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स थे, उनको विदेशी ट्रिब्यूनल ने विदेशी घोषित किया और उनको ट्रांजिट कैंप्स में भेज दिया गया है। ये बात अब अच्छी तरह से जानते हैं कि ये समस्या, ये प्रॉब्लम आसाम में लंबे वक्त से चल रहा है और इसके लिए वहाँ पर ये ट्रिब्यूनल कायम की गई हैं और वो ट्रिब्यूनल, फॉरेनर ट्रिब्यूनल वहाँ पर काम करती हैं। और एनआरसी ने जो काम किया, इसका नतीजा हमारे सामने ये आया है कि जिन लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, इसमें से 2/3 जो हैं वो हिंदूज़ हैं और 1/3 मुस्लिम्स हैं। इसके बावजूद भी देखा यह गया है कि ज़्यादातर ये ट्रांजिट कैंप में मुसलमानों को भेजा जा रहा है और उन पर जुल्म किया जा रहा है। असल में न्यायिक प्रक्रिया जैसी होनी चाहिए वैसी न्यायिक प्रक्रिया नहीं हो रही है। फॉरेनर ट्रिब्यूनल जो है वो बायस्ड डिसीजन ले रहे हैं और जिस तरह से उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं करते हैं। इल्लीगल और डाउटफुल वोटर्स के नाम पर वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर हो रहा है। तो ये बहुत चिंता का विषय है। हम देखते हैं कि आसाम में इस तरह की समस्याएं बहुत पैदा हो रही हैं और अब जबकि आसाम के अभी जो मुख्यमंत्री हैं उनके आने के बाद उन्होंने एक पूरा यानी प्लानिंग के साथ ये काम कर रहे हैं और वहाँ पर एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं कि वहाँ पर आम मुसलमानों के लिए भी बहुत मुश्किलात पैदा हो रही हैं। और इसमें ख़ास तौर से ये एक थ्रेट, ये डर, ये खौफ जो पैदा किया जा रहा है विदेशी होने का, इसने वहाँ बहुत ज़्यादा ये चिंता का विषय है। और हम देखते हैं कि विशेषकर जो मुस्लिम समुदाय वहाँ का है, जिनको मियाँ बंगाली मुसलमानों के नाम से पुकारा जाता है, उन पर यानी इस तरह से असंगत रूप से आरोप लगाकर और गलत तरीके से उनको ट्रांजिट कैंपस में भेजा जा रहा है। और उनका इतने गरीब हैं, इलिटरेट हैं, अनपढ़ हैं, उनके रिसोर्सेज नहीं हैं, यहाँ तक कि वो कोर्ट तक भी मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे हालात में उनके साथ गवर्नमेंट को जो करना चाहिए, सरकार को जो करना चाहिए कि उनको यानी पारदर्शिता के साथ और निष्पक्षता के साथ उनके साथ एक वलन होना चाहिए, उनको यानी न्याय मिलना चाहिए।
इसके विरुद्ध में ये हो रहा है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। तो जमात इस्लामी हिंद ये उनकी तत्काल रिहाई की मांग करती है और ये भी मांग करती है कि जिस तरह से ये ट्रिब्यूनल काम कर रही है वो ट्रिब्यूनल को यानी अनबायस काम करना चाहिए और इसको यानी न्यायपूर्ण तरीके से इसको अपना काम अंजाम देना चाहिए। और ये जो 28 लोगों को अभी जो उन्होंने अरेस्ट करके उनको जिनके नाम भी आ गए हैं और जिनके करीबी रिश्तेदार सब एनआरसी में इंडियन ही शुमार हो रहे हैं, कहीं बाप इंडियन है तो बेटा घोषित कर दिया गया कि विदेशी है, कहीं माँ विदेशी घोषित कर दी गई और बच्चा बेटी इंडियन घोषित की जा रही है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है इसके खिलाफ जमात इस्लामी हिंद ये चाहती है कि उनको तत्काल उनकी रिहाई होनी चाहिए और ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है वो प्रोसेस न्यायपूर्ण होना चाहिए, वो प्रोसेस अनबायस्ड होना चाहिए। थैंक यू। अब हाउस ओपन हो रहा है, आप लोग सवाल कर सकते हैं। सर, हिमाचल के शिमला में मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, आपने क्यों नहीं समझा कि उस मुद्दे को भी उठाया जाए या आपकी? देखिए, मैंने कहा कि हर मुद्दे का जिक्र करना जो है वो संभव नहीं है। इतनी घटनाएं हो रही हैं, ये सब नफ़रत की जो राजनीति है और समाज को बांटने की जो कोशिशें हैं उसका हिस्सा है। बल्कि हमने 2 हेडिंग रखे हैं इसमें, वो एक भी हो सकता था। नफ़रत के बयानों का हेडिंग हमने अलग रखा है और नफ़रत के जो क्राइम्स हो रहे हैं, तो समाज में एक किस्म का जो है उन्माद पैदा करने की कोशिशें कुछ लोग कर रहे हैं हर जगह पर और एक तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की कोशिश हो रही है और उसी का नतीजा है कि ये हेट क्राइम्स जो है आप जगह जगह देख रहे हैं। और आपने तो अभी देखा हेट क्राइम जो हरियाणा में हुआ, क्या नाम था, आर्यन मिश्रा को मार दिया गया। तो और कहा गया कि ये गोरक्षक थे जिन्होंने मारा और ये भी कहा जा रहा है कि उनसे गलती हो गई, वो तो किसी और को मारना चाहते थे। अब जाहिर आप समझते हैं कि वो किस समुदाय के आदमी को मारना चाहते थे। और तो ये जो चीज़ें आ रही हैं तो समाज में ये अराजकता जो फैल रही है ये सबके लिए चिंताजनक होनी चाहिए। और जब सरकारें अपना दायित्व पूरा नहीं करती तो फिर अदालतों को आगे बढ़कर ऐसी चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आसाम में वहाँ का जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा, वो कहता है मुसलमानों से मछली मत खरीदो। हेमंत बिस्वा जो है जो मुख्यमंत्री आसाम का, वो कहता है कि मुसलमानों से मछली मत खरीदो, जहरीली मछली बेचते हैं। तो क्या लगता है एक तरह प्रोपेगेंडा मुसलमानों को खत्म करने के लिए, तो उनके माशी बाइकाट के लिए? और दूसरी तरफ जो वहाँ के विधानसभा में 2 घंटे के लिए नमाज का टाइम दिया जाता था, उसे भी समाप्त कर दिया गया है। तो इस पे आपकी क्या राय है? नहीं, राय तो आप दे ही रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री जो संविधान की शपथ लेता है, एक मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य की जनता का जिम्मेदार होता है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री है, उसको संविधान के मुताबिक काम करना चाहिए। और अब सारे नागरिकों के हितों की रक्षा करना, सारे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। लेकिन उसके खिलाफ आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का रवैया कैसा है। तो ये जो देश में एक होड़ चली है कि जो जितना ज़्यादा नफ़रती बयान देगा, जो जितना ज़्यादा अपने आप को मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत में आगे बढ़ेगा, उसको राजनीतिक तरक्की उतनी तेज़ी से मिलती जाएगी। ये एक धारणा बन गई है और बना दी गई है और वास्तव में ऐसा हुआ भी है कि जो लोग जितना नफ़रत के बयान देते हैं, आज मिनिस्ट्री में बैठे हैं बहुत से लोग, आज कहाँ बैठे हैं, कोई गोली मारने का बयान देता है, ऐलान करता है, वो हमारी कैबिनेट में मिनिस्टर बन के बैठते हैं। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि देश में जो एक रुझान चल पड़ा है, नफ़रत के रास्ते पर चलकर आप सियासत में तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं। इससे देश का बहुत नुकसान हो रहा है और हम समझते हैं कि उस पार्टी का भी नुकसान होगा जो पार्टी आज ये समझ रही है कि नफ़रत फैलाकर समाज को बांटकर हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। लेकिन आप देखेंगे कि ये जहर जब आगे तक फैलेगा तो ये समाज को तो नुकसान पहुंचा ही रहा है और एक समुदाय को तो टारगेट कर ही रहा है।
लेकिन आगे चलकर ये उनकी पार्टी और उनका जो ग्रुप है उसको भी ये नुकसान पहुंचाएगा। ये बात हम अभी से उनको कहना चाहते हैं। ये लोग सत्ता में रहकर नफरत की दुकानदारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि जमात उन्हें कोर्ट में घसीटे। एनआरसी की भी बात होने लगी है इसके बाद कि पूरे देश में एनआरसी होनी चाहिए। देखिए, कोर्ट में लोग जा भी रहे हैं, लोगों के कोशिशें भी हो रही हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी बात है ये कि सिर्फ जमात न करे बल्कि हर समझदार नागरिक, और बल्कि सिर्फ मुसलमान क्यों करे बल्कि आम भारतीय नागरिक जो समझता है कि ये गलत हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ की जानी चाहिए। और मैं भी इसका समर्थन करता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ वैसे तो कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। आप देखिए, इतने बड़े पद पर बैठे हुए लोग ऐसे बयान देते हैं और कोर्ट उस पर चुप है, तो ये कोर्ट को भी संज्ञान लेने की ज़रूरत है, और आपकी हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम भी उसमें अपना रोल अदा करें। सलीम साहब, मेरा सवाल है कि वक्फ एक्ट को लेके जमात इस्लामी का एक प्रतिनिधिमंडल भी जगदम्बिका पाल से मुलाकात किया था, उस मुलाकात में क्या रहा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया, आपने क्या बताया? देखिए, असल तो हमारा रिप्रेजेंटेशन वक्फ का जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, उस पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने हम अपना पूरा प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। और ये हमारे वफद ने जो उनसे मुलाकात की उसमें यही गुजारिश की कि हम सिर्फ आपसे तो मिलने आए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पूरी जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसके सामने हमारा प्रेजेंटेशन हो। और तो उन्होंने हमारी बात मान ली और उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को मानते हुए जल्दी ही हमें कोई समय मिलने वाला है कि हम पूरी जो कमेटी है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके सामने हम अपना स्टैंड पेश करेंगे। और हमारा स्टैंड बराबर अपने बयानों के माध्यम से बराबर हम आपके थ्रू लोगों तक लाते रहें। तो डिटेल प्रेजेंटेशन मुमकिन है 1, 2, 3 दिन में शायद हमको वक्त मिले और हम पूरी कमेटी के सामने उसको पेश करें। जी साहब, रामगिरी महाराज के बारे में जो बयान दिया रामगिरी महाराज साहब ने, तो उसके बारे में क्योंकि जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो जमात इस्लामी हिंद ने उसके खिलाफ क्या कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया, या उसके खिलाफ FIR कहीं करवाया, या प्रोटेस्ट का आह्वान किया? देखिए, हर चीज़ में प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं ना लोग। हाँ, प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं, लोग अपनी नाराज़गी का इजहार भी कर रहे हैं, FIR भी दर्ज हो रही है, लेकिन कार्रवाइयाँ नहीं हो रही है। हमारा कहना यह है कि कार्रवाइयाँ हो और अदालतें भी अपना रोल अदा करें। जब सरकारें और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं करती तो फिर अदालतों को और आप जैसे जागरूक मीडिया कर्मियों को और आप जैसे जागरूक नागरिकों को और ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ेगी। शफी मदनी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि डिटेंशन सेंटर पोलैंड और जर्मनी में अभी तक इबरत बने हुए हैं, तो जो भारत में डिटेंशन सेंटर की बात हुई है, 28 लोगों को भेजा गया है, उसके बारे में आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट की जो इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, क्या उनको कोई खत लिखा है? इस पर बहुत पहले से काम हो रहा है। यानी ये डिटेंशन सेंटर जैसे अभी 28 लोगों का जो मामला आया है, इससे पहले भी डिटेंशन सेंटर तो बहुत पहले से लगे हुए हैं और लोग भी वहाँ पर डिटेंशन सेंटर में यानी उनको रखा गया है। तो इस पर काम पहले भी हुआ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी मालूम है और ये प्रॉब्लम जो है वो इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। तो जमात भी इस पर काम कर रही है, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं और इसके खिलाफ मुसलसल ये कोशिशें हो रही हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बावजूद भी जो कुछ भी हो रहा है, इंजीनियर साहब ने भी कहा कि दूसरे जो कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें जो हो रहा है वो हमारे सामने है। इसी तरह से आसाम का जो मामला है वो दिन जैसे गुजरते जा रहे हैं ऐसे और ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम हो रहे हैं। जैसे ये कहा गया कि यानी आसाम का मुख्यमंत्री खुद ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ यानी व्यवहार, आर्थिक व्यवहार नहीं करना चाहिए। वो देश के जो लोकतांत्रिक देश है, बिन सांप्रदायिक देश है, वहाँ का कोई मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अगर ये बात करता है तो इससे ज़्यादा चिंताजनक क्या बात हो सकती है। वो आगे बढ़कर उन लोगों को करना चाहिए कि जो कुछ भी यानी हमारी बिन सांप्रदायिकता देश की है या लोकतांत्रिक देश का है, इसको पहले ख़त्म करें, इसके बाद उनको जो करना है वो करें। लेकिन वहाँ बैठकर ये कर रहे हैं और इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि न कोर्टें संज्ञान ले रही हैं,
ना गवर्नमेंट यानी ऊपर की गवर्नमेंट कुछ कर रही है। तो ये एक यानी बिल्कुल वेल प्लान्ड सारी चीज़ें हो रही हैं। इसका एक हिस्सा आसाम है और आसाम में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो ये डिटेंशन आसाम में जो आज 28 का हुआ है वो तो ऐसे नामों के साथ डिक्लेयर हो गया, नहीं तो वहाँ ये नई बात नहीं है, वो मुसलसल हो ही रहा है वहाँ पर। और इसके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ होनी चाहिए वो कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं। मदनी साहब, ये आसाम से रिलेटेड आप आसाम जाकर आए, वहाँ पर कितने डिटेंशन सेंटर है और कितने लोग डिटेन किए गए, अब तक कुछ फिगर है आपके पास, बता सकते हैं? और कब से है वहाँ पर लोग जो है ना, कब से डिटेन किए गए जा रहे हैं? उसकी पूरी डिटेल्स भी है, अभी एग्जैक्ट मैं यानी आपको नहीं बता सकता हूँ। तो रफली डिटेंशन सेंटर जो है इसमें 450 से ज़्यादा लोग डिटेन किए गए हैं, रखे गए हैं। इसमें मुसलमानों के अलावा भी हैं, ऐसा नहीं है कि फ़कत मुसलमान हैं। लेकिन जिस तरह से ये हो रहा है और ये 28 लोगों का जो है वो यानी बहुत डिक्लेयर हो गया, नामों के साथ आ गया और वो सारी चीज़ें आई गई, तो एकदम यानी ये होता रहा है। फिर ये अचानक जब सामने आया तो ये एक इश्यू हो गया। तो ये डिटेंशन सेंटर पर वहाँ है ही और इस पर यानी ये लोगों को डिटेन कर रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह के यानी मूड में वहाँ की गवर्नमेंट भी है, या तो वहाँ की ट्रिब्यूनल जो है वो जो ट्रिब्यूनल जो काम कर रही है वो इस पर बहुत सारी आशंकाएं पैदा हो रही हैं। देखिए, इसमें एक बात और है जो आपने भी कही है, उसको मैं थोड़ा और एलोबरेट कर दूं कि इस वक्त जो 28 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, ये तो ये कि डिसीजन इनकी एब्सेंस में दिया गया है। इनको पता भी नहीं है कि इनके खिलाफ क्या इल्ज़ाम है। ये तो इनके नाम तो मौजूद हैं सब जगह, लेकिन इसके बावजूद न उनको मालूम है, न इनको इतना मौका है कि वो कोर्ट में जाके अपनी गुजारिश कर सकें, और न उनके पास रिसोर्सेज हैं। वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, उनके पास कुछ नहीं है, वो कैसे? तो आप बताइए कि ये तो बिल्कुल सरासर इनजस्टिस है कि किसी के खिलाफ इतना बड़ा आपने एक फ़ैसला दे दिया और उनको न मालूम है, न उनको नोटिस दिया गया है, न कुछ और है, न उनको अदालत में जाने का मौका है, और उनकी गैर हाजिरी में उनको सुने बगैर आपने एक फ़ैसला दे दिया। जी सर, मेरा सवाल है कि जिस प्रकार से असम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी लगातार मुसलमानों के खिलाफ हेड स्पीच दे रहे हैं, तो उनको देख कर जिस प्रकार से बाकी लोगों को डिटेंशन सेंटर में भेजा गया है, तो क्या वहाँ पर जो गए हैं लोग, क्या वो लोग वहाँ सुरक्षित हैं या फिर क्या उसकी स्थिति है? ये मेरा सवाल। नहीं, देखिए, वो डिटेल तो हम वहाँ के जो लोकल हमारे सिविल राइट वर्कर्स हैं वो हमारे कांटेक्ट में हैं, और वो बराबर जो कुछ भी वहाँ लीगल कार्रवाइयाँ हो सकती हैं वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो अभी तो डिटेंशन सेंटर में उनको रखा गया है, और वहाँ की जो स्थितियाँ आप जानते हैं जेल में कैसे रखा जाता है, और ये तो जेल से भी बदतर हालात हैं। जेल में तो एक रूल होता है, जेल में तो एक आपका कुछ कायदे कानून होते हैं, इतनी सुविधाएं दी जाती है। डिटेंशन सेंटर में तो वो किसी चीज़ के पाबंद नहीं है, तो वो बड़ी ख़राब सूरत हाल है यकीनन। सलीम साहब, यस, वक्फ के ताल्लुक से हो सकता है हुकूमत की नीयत पे हम लोग शक कर सकते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि इंडियन रेलवे और आर्मी के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जिसके पास है वो वक्फ के पास है। इसके बावजूद मुसलमानों की हालत बेहतर नहीं हो सकी अब तक। तो क्या जो मुसलमान वक्फ की जमीन पे कब्जा किए हुए हैं, उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनके खिलाफ भी एक्शन नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। देखिए, जो भी वक्फ की जायदादों का गलत इस्तेमाल करे या उसको वक्फ की जो मंशा है उसके खिलाफ इस्तेमाल करे, उसमें खुर्द-बुर्द करे, वो अपराधी हैं कानून के मुताबिक। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे मुसलमान हो या सरकार हो। बहुत सी ज़मीनों पर सरकार ने कब्जे किए हुए हैं। हमारे दिल्ली का एक बड़ा हिस्से में सरकारी ऑफिस वक्फ की ज़मीनों पे बने हुए हैं, और बड़ी तादाद में तो सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बात सही है कि मुसलमानों का ये इदारा है, मुसलमानों को मैनेज करने में और इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, जो कमज़ोरियाँ हैं। लेकिन सरकार जिस तरह से मुसलमानों का ये हक जो संविधान ने दिया है अपनी प्रॉपर्टीज़, अपने इंस्टीट्यूशंस को मैनेज करने का, वो हक छीनना चाहती है एक तरह से। तो हम ये समझते हैं कि ये जो वक्फ में अमेंडमेंट जो लाया जा रहा है ये संविधान के भी खिलाफ है, माइनॉरिटी राइट्स को वायलेट करता है और मुसलमानों को कमज़ोर करता है। हुकूमत को तो चाहिए कि वो
ऐसी चीज़ें करें जिससे ये और ज़्यादा एम्पावरमेंट हो और ज़्यादा उनको फ़ायदा हो, लेकिन जो कुछ है उसको भी आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम डिटेल में बताएंगे कमेटी के सामने। हमारी टीम ने पूरी तैयारी की है और हमारी टीम ने पूरे 44 जो अमेंडमेंट हैं उन 44 अमेंडमेंट्स में एक एक पर हमारा कमेंट है जो हमारे एक्सपर्ट्स ने तैयार किया है, तो वो पूरा हम प्रेजेंटेशन पेश करेंगे और मिलकर आने के बाद हम मीडिया को भी डिटेल में बताएंगे। आपने वक्त के बारे में कहा कि नाजायज कब्जेदार है, सरकारी भी है, गैर सरकारी भी है, बेईमान लोगों ने भी कर रखे हुए हैं, सब कुछ है। तो यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, सेकंड जो गवर्नमेंट थी, उस जमाने में पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के जैसा ही वक्त की प्रॉपर्टीज को वागुजार कराने के लिए, बाजियाब कराने के लिए बिल बाकायदा कैबिनेट ने पास किया था। उसके बाद ये जो नई हुकूमत बनी, बीजेपी की जो हुकूमत बनी, उसने उसको भुला दिया। लेकिन मुसलमान तंजीमों की तरफ से कभी इसका मुतालबा नहीं हुआ कि कभी आवाज नहीं उठाई। कैबिनेट जो है ये जो बिल पास किया है उसको पास किया जाए। अब आप जो देखिए 2013 में जो अमेंडमेंट्स आए, इसमें कोई शक नहीं है कि पहले बहुत सी कमियां थी। तो जी हाँ, तो इस सब पे बात करेंगे हम, इस सब पे कमेटी के सामने हम बात करेंगे इस पे।